मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आइए आज जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ट्वेल्थ का। बहुत ही अच्छी बात है कि आप 11th पास करके 12th में पहुंचे हैं। ठीक है, 12th में बेटा आपको पहले से ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, पहले से ज़्यादा मेहनत लगानी है ताकि आप बोर्ड्स में अच्छा जो है रिजल्ट ले सकें। ठीक है बेटा, क्या होता है कि ये जो जैसे भी आप जो है 12th के अंदर जैसा भी परफॉर्म करेंगे वो आपको हमेशा के लिए जो है आपको जो है हमेशा के लिए मार्क्स के रूप में मिलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे से अच्छा जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी लगा करके अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें ताकि जो है आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट माइंड में न रहे। ठीक है, तो आज जो है हम स्टार्ट किए लेते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। जैसे बेटा अगर आप स्टार्टिंग से ही जो है सारे चैप्टर्स को समझते चलेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे बुक का जो है कोई भी टॉपिक है वो आप बुक का टॉपिक कोई भी है तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला लेसन है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखो क्या होता है बेटा कि कोई भी राष्ट्र हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी कंट्री के गुलाम रहे हैं। जैसे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो किसी न किसी समय में जो है साम्राज्यवादी नीति के शिकार थे और वो जो है उनसे किसी तरह से उनको छुटकारा मिला। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरीके से जो है बहुत लंबे समय तक कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का गुलाम रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा सिस्टम के उस देश का जो है उस देश के अंदर जो है ऑटोमेटिकली बहुत सारी समस्याएं जो है उसमें जो है पैदा हो जाती हैं। जब वो आज़ाद होते हैं वो कंट्रीज, उसके बावजूद जो है उनके सामने इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि वो अपना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का विकास जो है वो एकदम से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत वर्षों तक जो है दासता के कारण जो है इस तरीके से जो है वो इनका शोषण हुआ होता है कि वो चाह करके भी जो है अपना हर फील्ड में जो है ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली इंडिया की, तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर जैसे इंडिया ने आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो उसको आज़ादी की जो खुशी थी उसके साथ साथ उसको जो है देश के विकास से संबंधित बहुत सारी समस्याएं भी उसको विरासत में मिली। ठीक है, जैसे आप सब बच्चों को पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत को जाने से पहले ही क्या कर दिया था, भारत में जो है एक इस तरीके का प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत भारत जो है दो भागों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो ये सीधा सीधा आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ, तो उसका आंसर आप लिखेंगे धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, और कोई कारण नहीं है सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने का है, वो सिर्फ जो है वो धर्म है सबसे बड़ा इसका रीजन। ठीक है, इसके बाद जो है विभाजन के बाद जो है भारत को राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने और राष्ट्र निर्माण की समस्या का सामना करना पड़ा बहुत सारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से जो है ये पूरा लेसन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो उसके सामने किस किस तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने करोड़ जनसंख्या थी, तो भारत जो है स्वतंत्रता के समय लगभग भारत में 36 करोड़ जनसंख्या थी जो विभिन्न पंथों, भाषाओं और प्रजातियों एवं क्षेत्रों में बटी हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी जो है जहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं और क्षेत्रीय विभिन्नता भी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कैसे देश को राष्ट्रीय एकता को और अखंडता को किस प्रकार से जो है उसको स्थापित किया जाएगा और उसको जो है स्थापित ही नहीं बल्कि उसको कैसे विकसित किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय के जो हमारे दिग्गज नेता कह सकते हैं उनके सम्मुख। ठीक है, तो आगे जो है जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है और उनके ही नेतृत्व में जो है कोशिश की जाती है कि भारत को क्या किया जाए, भारत को जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की जाए और योजनाबद्ध तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए। और साथ ही क्या कोशिश की गई कि भारत को जो है जहाँ पर इतने सारे धर्म और भाषाएं हैं बेटा, वहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए और इन सब पर जो है एक एक्टिव तरीके से काम करना शुरू किया गया। सबसे पहले हमारी ये तो हमारा रहा इंट्रोडक्शन। ओके, अब जो है ये है हमारा राष्ट्र का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। एज यू नो कि आप जो है 11th क्लास में भी राष्ट्रवाद लेसन पढ़ चुके हैं, तो आप जो है राष्ट्र का अर्थ और परिभाषाएं अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्र बेसिकली राष्ट्र होता क्या है। ठीक है,
तो राष्ट्र के अंदर जो है, राष्ट्र जो है किसके आधार पर जो होता है, देखो वंश के आधार पर, राजनीतिकता के आधार पर और भावनात्मक एकता के आधार पर जो है जो निर्माण किया जाता है वही क्या कहलाता है, वही राष्ट्र कहलाता है। कि कहाँ वहां पर क्या होना चाहिए, या तो वो एक वंश के होने चाहिए, या उनमें राजनीतिक एकता होनी चाहिए, या फिर वो भावनात्मक यानी कि इमोशनल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हों। जब इस तरीके से जनसंख्या एक साथ रहती है किसी भी मोटिव के थ्रू, तब वहां पर क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहला देखो कि वंश के आधार पर, ये देखो राष्ट्र शब्द को अंग्रेजी में नेशन कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र शब्द को अंग्रेजी में नेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो से हुई है और जिसका अर्थ जन्म अथवा जाति होता है। इसलिए साधारण बोलचाल की भाषा में इस शब्द का उपयोग जाति, वंश या जन्म के लिए किया जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं जो है आप इसमें से देख लेंगे। देखो बर्गेस की अगर देखते हैं तो हम, राष्ट्र कौन सा होता है, भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसी हुई, भौगोलिक एकता यानी कि एक विशेष क्षेत्र में जो है बसी हुई एक ही नस्ल की जनसंख्या को जो है राष्ट्र का जो संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कि भाई उनकी जाति एक जैसी होनी चाहिए, वो भौगोलिक एकता यानी कि उनकी जो है रहने का जो उनका स्थान है वो सब वहां से उनकी जो है वो सब सेम होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंश वाला संगठन है, ये लिकॉफ ने डेफिनेशन दी है। इस तरीके से यहाँ पर समान नस्ल, भाषा, आदतों तथा धर्म जैसे, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि राष्ट्र का निर्माण में जो है ध्यान क्या रखना है कि उनमें समानता होनी चाहिए किसी न किसी आधार पर, चाहे नस्ल की समानता हो, भाषा की समानता हो, आदतों की समानता हो। ठीक है, कुछ न कुछ जो है एक धर्म समान होना चाहिए उनका, कुछ न कुछ उनमें समानता होती है, तब वो एक साथ संगठित होकर के रहते हैं, तभी वो क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो इंडिया के संदर्भ में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर तो बेटा बहुत सारी जातियां हैं, भाषा है, नस्ल है। ठीक है, तो इसलिए आधुनिक युग में रक्त के आधार पर जो है पवित्रता का दावा करना गलत है। क्यों, ये इसका क्या मीनिंग होता है, रक्त के आधार पर पवित्रता का दावा करना, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, तो वहां पर नस्लीय जो एकता होती है वो भंग हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है, यदि वंश की एकता को राष्ट्रवाद का आधार माना जाए तो आज कोई भी राष्ट्र कोई भी देश राष्ट्र नहीं है। ठीक है, देश अलग चीज होती है और राष्ट्र अलग चीज होती है। राजनीतिकता के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि जो लेखक वंश के आधार से सहमत नहीं है, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने राजनीतिकता का आधार लिया है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जब वे कहते हैं कि राजनीतिक स्वरूप को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, वे क्या कहते हैं कि स्टेटहुड को राष्ट्र का प्राण मानते हैं। उनका मत है कि राज्यत्व के बिना, यानी कि लोगों के अंदर क्या भावना होनी चाहिए, स्टेटहुड की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। इस मत के समर्थकों का क्या कहना है, देखो अगला आधार है भावनात्मकता के आधार पर, कि भावनात्मकता के आधार पर कैसे होता है कि भावनात्मक, क्योंकि जो है ये अगर हम ये देखें कि जो राजत्व है यानी कि स्टेटहुड की भावना है, अगर हम उसी को अगर लगा करके चलते हैं कि भाई उसी के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है, तो बेटा कहीं ना कहीं वो भी पॉसिबल नहीं है। केवल जो है लोग राजनीतिक रूप से ही संगठित नहीं होते हैं कि भाई उनको जो है राजनीतिक रूप से के वो उनके पास इस तरीके की पावर है, वो पॉलिटिकल जो उनके अंदर यूनिटी है उसकी वजह से ही नहीं जुड़े रहते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए ये कहना कि वो राजनीतिकता के आधार पर एक स्टेट का जो है एक राष्ट्र का निर्माण होता है, तो ये भी गलत पॉइंट है। तो देखो राज्यत्व के आधार पर राष्ट्र की धारणा सर्वमान्य नहीं है। इसके बाद तीसरा देखो भावनात्मक एकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल यूनिटी। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनका ये मानना है कि तर्क और सामान्य बुद्धि के आधार पर यह धारणा इस धारणा का बहुत सारों ने समर्थन किया है। क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत कहते हैं कि इस वर्ग के विद्वानों का आधार भावनात्मक एकता है, जिसमें समाज, जाति, धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति व सभ्यता आदि सम्मिलित है। और इस धारणा से संबंधित परिभाषाएं इस तरीके से, ये बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं कि सभी लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, एक ही जाति, वंश और भाषाई एकता के कारण जो है सब क्या होते हैं कि एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो है सभी एक ही जाति के, एक ही भाषा के या एक ही वंश से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है डाइवर्सिटी है। इसके पश्चात भी इंडिया में आप देखते हैं कितनी ज्यादा यूनिटी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लास्ट में क्या कहेंगे, लास्ट में हम यही कहेंगे कि
यहाँ से कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्र एक ऐसा मानव समूह है जिसकी एक निश्चित भूमि हो, जिसमें एक नस्ल हो, जाति, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित समान संस्कृति हो तथा जिसमें भावनात्मक एकता, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदि के तत्व विद्यमान हो। ठीक है, ये हो गया एक ओवरऑल डेफिनेशन, ये ओवरऑल इसका जो है कंक्लूजन कि भाई अगर 3 आधार हैं, 3 आधार को लिखने के बाद जो है हम फाइनल कंक्लूजन में ये पॉइंट, ये बात जरूर लिखेंगे कि इन तीनों को ही मिलाकर के जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद जो है राष्ट्र निर्माण के तत्व, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, राष्ट्र के विभिन्न तत्व कौन से हैं जिनके आधार पर राष्ट्र निर्माण होता है। तो ये भौगोलिक एकता जो हमने आपको सबसे इसमें जो है अभी इतनी देर तक यही बताया गया है कि भाई भौगोलिक एकता होनी चाहिए। ठीक है, कि राष्ट्र के विकास में सामान्य भूमि का बहुत महत्व है कि जब एक जन समूह के लोग किसी एक निश्चित भूभाग पर, ठीक है, एक निश्चित भूभाग होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आज कहीं रह रहे हैं, कल कहीं रह रहे हैं। अगर वो इस तरीके से जो है समय समय पर बार बार इधर उधर जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है वो फिर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। एक निश्चित भूभाग पर उन्हें रहना है, तभी जो है वो वहां पर जो है एकता की भावना पैदा हो पाएगी। हम भारतीय, अंग्रेज अथवा चीनी, यह भावना एक प्रदेश में रहने के कारण ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट का बात क्या है कि किसी निश्चित भूभाग पर जो है एक साथ लोग रहने चाहिए। उसके बाद समान नस्ल व जाति भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब समान जाति और नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली जो है वो इमोशनली एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं और उनमें अपने आपन की भावना जो है वो विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ऐतिहासिक एकता, हिस्टोरिकल यूनिटी क्या कहती है बेटा, सामान्य अतीत तथा इतिहास भी राष्ट्र के विकास में बहुत सहायक होता है। देखो, इतिहास का प्रत्येक जन समूह में के जीवन में बहुत बड़ा भावनात्मक महत्व होता है। इतिहास, अतीत तथा भविष्य की एक देखो ये सीधे सा पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जब जो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक जैसा होता है, ठीक है, तो जब हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक हमारी एकता होती है तो उससे जो है हम ज्यादा क्या कर पाते हैं बेटे, उससे जो है हम अपने जो है वर्तमान को और अपने भविष्य के लिए जो है उसके लिए योजनाएं तैयार करना, उनको आपस में जोड़ पाते हैं। ठीक है, कि अगर हम सबका एक जैसा इतिहास होगा तो हम जो है उस इतिहास के साथ क्या कर सकते हैं, उस इतिहास के साथ खुद को जोड़ करके अपने वर्तमान और अपने भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में जो ये फैक्टर है बहुत कामयाब रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो सामान्य संस्कृति, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब बच्चों को बताया कि अगर सामान्य संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें अंदर जो है राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो जाती है। देखो आपने ये प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि अगर मान लीजिए बहुत सारे जो है हिंदी भाषी हैं और अगर उनके बीच में जो है एक कोई जो है कोई तमिल या फिर कोई जो है केरला का मलयालम भाषी, कोई अलग भाषा के लोग अगर रह रहा है उनके बीच में, तो उनके साथ वो जो है अपनी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग, इतनी ज़्यादा जो है अपना बॉन्डिंग के साथ साथ मैं क्या कहूँ कि अपना उनके साथ इतना ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है सामान्य संस्कृति एक जैसी संस्कृति होने पर जो है राष्ट्रीय एकता की भावना ज़्यादा तेजी से विकसित होती है। धर्म की एकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब धर्म एक जैसा होता है तो लोग क्या होते हैं, वो लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, क्योंकि धर्म तो जो है धर्म और राजनीति सदियों से एक दूसरे के इतने निकट रहे हैं कि मध्यकालीन युग में राजनीति धर्म पर निर्भर मानी जाती थी। कि बहुत सारे लोग तो जो है राजनीति में धर्म का और धर्म में राजनीति का जो है बेटे ये ऐसे जो है उसको एक दूसरे में जो है उसका प्रयोग करते रहे हैं। ठीक है, राजनीति के अंदर जैसे अभी आप देखते हो चुनाव में भी होता है कि बहुत कई बार क्या करते हैं नेता लोग, जो भाषण देते समय जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं का जो है उनको उकसाते हैं, यानी कि धर्म को जो है वो प्रयोग में लाते हैं। तो इसीलिए धर्म की एकता भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आर्थिक निर्भरता का मतलब कि जब लोग जो है एक दूसरे से आर्थिक रूप से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे राष्ट्र निर्माण में ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एक व्यक्ति के पास किसी प्रकार के संसाधन है, दूसरे के पास किसी प्रकार के संसाधन है।
ठीक है, लेकिन सबको एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे एक दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, मान लीजिए जैसे जो है अभी मान लो पूंजीपति अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करना चाहते हैं, जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको लेबर की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं, वो अपना कुछ खुद से काम नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको काम चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो काम देने वाले हैं और काम करने वाले हैं, वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आर्थिक निर्भरता भी जो है राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, सार्वजनिक इच्छा, कि सार्वजनिक इच्छा से भी जो है राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यदि लोगों में इकट्ठा रहने की इच्छा है तो राष्ट्र निर्माण होना आसान है। अगर लोगों में इकट्ठे रहने की भावना ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्र का निर्माण होना कठिन है। तो ये जो है एक कॉमन डिजायर के लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए कि हमें एक साथ रहना है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ऊपर वाले सारे फैक्टर हैं लेकिन लोगों के अंदर जो है कॉमन डिजायर नहीं है, वो लोग जो है एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो बेटा ऐसे में राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी। के राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक एकता का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, स्वतंत्रता के प्राप्त करने के लिए जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन ने सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया था। लोगों को कि इस एकता के आगे जो है ब्रिटिश सरकार का कोई भी अत्याचार नहीं चला और उनको ऑटोमेटिकली जो है कंट्री को जो है फ्रीडम देनी पड़ी, आज़ादी देनी पड़ी, स्वतंत्रता देनी पड़ी और वो यहाँ से चले गए। ठीक है, उसके बाद देखो राष्ट्र निर्माण का अर्थ जो दे रखा है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ बेसिकली जो है राष्ट्र निर्माण जो है की समस्या जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने फैक्टर्स बताए हैं कि ऐतिहासिक एकता होनी चाहिए, सामान्य संस्कृति होनी चाहिए, धर्म की एकता होनी चाहिए, आर्थिक निर्भरता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, समान नस्ल और जाति, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के अंदर, जो एक राष्ट्र के अंदर पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है राष्ट्र निर्माण करना जो है अपने आप में एक विश्वव्यापी समस्या है हर कंट्री के लिए, कि जहां हर कंट्रीज में बेटा किसी न किसी लेवल पर जो है भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जहां पर कोई भी राष्ट्र निर्माण से संबंधित समस्या हो ही ना। ठीक है, तो बहुत सारे राष्ट्र जो हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सभी राष्ट्र इस समस्या से जूझ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रों के विकास एवं राष्ट्र विकास जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। देखो, राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, राष्ट्र निर्माण का अर्थ यहाँ पर हम जो है राष्ट्रों के विकास से नहीं लेंगे, ना राष्ट्रीय विकास से लेंगे, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है, जहां पर ये उपरोक्त फैक्टर्स हमने पढ़े हैं अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। देखो, यह वह प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र में एकता की भावना उत्पन्न करती है तथा पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का एक ही केंद्र विकसित करती है, ताकि जनता संकीर्ण भावनाओं का परित्याग करके, यानी कि जो अपने नैरो जो थिंकिंग है उसको छोड़ करके एक ब्रॉड थिंकर्स के रूप में जो है सोचे, अपना जो है जाति के आधार पर, ठीक है, अपनी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या फिर जो है अपने किसी भी छोटा जो विचारधारा है कि भाई हम जैसे हरियाणवी, पंजाबी, इस तरीके की विचारधारा नहीं, इस तरीके की विचारधारा होनी चाहिए कि भाई हम सब भारतीय हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि वो अपनी संकीर्ण भावनाओं का परित्याग करके पूरे राष्ट्र को अपनी भक्ति तथा निष्ठा का केंद्र माने, अगर ऐसा पॉसिबल है तभी क्या हो सकता है, राष्ट्र निर्माण हो सकता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्र निर्माण के तत्व वो क्या थे बेटा, वो राष्ट्र के तत्व थे। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर राष्ट्र के तत्व ये चीजें होती है तभी राष्ट्र बनेगा। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं तभी लोग एक साथ रहेंगे, यहाँ पर इस बात का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद देखो ये यहीं पर लिखा हुआ है कि जिन जन समूह में यह भावना विद्यमान होती है तो उसी के कारण जो है वो सब चीजें होती हैं, तभी जो है लोग एक स्थान पर रहते हैं। उसके बाद राष्ट्र निर्माण के तत्व, के राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है। देखो, नंबर 1 राष्ट्रीय स्वतंत्रता। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा इंडिया ही है, उसका इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर क्या था कि हम सब भारतीय जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, तो ये जो राज्य द्वारा राष्ट्र निर्माण की कोई आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग समुदाय थे जो राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं, जो राष्ट्र निर्माण को जो है वो
सोच ही नहीं रहे थे कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा सब, क्योंकि उनके माइंड में एक बेसिक चीज क्या थी कि हमें भारत को कैसे स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन उस स्वतंत्रता के विचार को लेकर के ही जो है सब इकट्ठे हुए, तभी जो है वो राष्ट्र निर्माण पॉसिबल हो पाया। तो यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। उसके बाद उचित सार्वजनिक सत्ता। उचित सार्वजनिक सत्ता का अर्थ क्या होता है कि इसमें जो है ऐसी संवैधानिक अथवा कानूनी शक्ति से है जिसकी वैधता के बारे में लोगों के मन में कोई शंका या रोष नहीं होता है। ठीक है, कि लोग जो है एक पब्लिक अथॉरिटी जिसके ऊपर, जैसे जो सरकार, देखो हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम रखा है, हमारे यहाँ पर ये सिस्टम रखा हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई है और जिसके अंतर्गत जो है चुनाव होते हैं और जनता जो है अपने नेताओं को चुनती है। जब एक बार चुनाव हो गए, जो है संवैधानिक तरीके से चुनाव हो गए हैं और लोगों ने जो है अपने मनपसंद नेता को चुन लिया है, तो इसके बाद जो है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाता कि भाई जो है लोग उसके प्रति जो है अपनी आस्था ना रखें या फिर उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं। तो इस तरीके से जो है एक ऐसी संवैधानिक तथा कानूनी शक्ति से है जिसकी वैधता के बारे में लोगों के मन में कोई शंका एवं रोष नहीं होता है। यदि हिंसा अथवा असंवैधानिक साधनों द्वारा कुछ लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं और साधारण लोग उस सत्ता को जो है उसकी वैधता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति केवल शक्ति के बल पर राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब इस पॉइंट को यहाँ तक लेकर के आएंगे। आगे का पॉइंट समझने के लिए है, आगे की जो बात है कि किस तरीके से जो है लोगों को जबरदस्ती जो है राष्ट्र निर्माण नहीं करवाया जा सकता है, जबरदस्ती उनके ऊपर कोई जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं थोपी जा सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, राष्ट्रीय भावना, कि राष्ट्रीयता की भावना जो है लोगों के अंदर, नेशनल फीलिंग जो है लोगों के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। ठीक है, जैसे जो हमने राष्ट्र के जो ये लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि राष्ट्र के तत्वों में कि लोगों के अंदर सार्वजनिक इच्छा भी होनी चाहिए कि भाई वो लोग जो हैं इकट्ठा होने करके भी रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि उनके मन में ये है कि लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना और भावना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक लोगों के मन में जो है राष्ट्र के प्रति जो है प्रॉपर सम्मान नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति जो है उनके अंदर ये भावना नहीं होगी कि हमें संगठित होकर के रहना है, तो तब तक जो है राष्ट्र निर्माण हो पाना पॉसिबल नहीं है, राष्ट्र का बन पाना संभव नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि विभिन्नता में एकता की स्थापना। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर क्या पूरे विश्व में जो है इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज इस बात का शिकार है जहाँ पर अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके पश्चात भी लोग क्या करते हैं कि ऐसे राज्यों में जो है बहुत सारी विभिन्नताएं होने के पश्चात भी वहाँ पर एकता की भावना होती है, जिसके कारण जो है राष्ट्र निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा ये आ जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कि आधुनिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो निम्नलिखित तो विवरण है। ये भौगोलिक एकता हो गया है, राष्ट्र निर्माण का सांस्कृतिक पहलू हो गया, उसके बाद राष्ट्र निर्माण का राजनीतिक पहलू। ठीक है, इसको आप रीडिंग करेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा बेटा कि जो अभी तक डिस्कस किया है ये उससे ही संबंधित सारा का सारा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 15 मार्च 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी कई बार आता है कि बेटा पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाकर इसे लागू किया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। पंचवर्षीय का मतलब तो आप सब बच्चों को पता है, जिसमें 5 इयर्स प्लान होता है, यानी कि 5 साल के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से है ये। उसके बाद जो है मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तथा काम करने के घंटे आदि के संबंध में भी राज्य द्वारा कानून बनाए गए हैं। 1976 में पास किए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य का घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भारत को जो है एक समाजवादी राज्य के रूप में कब घोषित किया गया, तो 1976 में, या फिर अमेंडमेंट पूछा जाता है बेटा 42वां संवैधानिक संशोधन। और 42वें संवैधानिक संशोधन को जो है क्या कहा जाता है, 42वें संवैधानिक संशोधन को हम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 5th पॉइंट है सामाजिक पहलू। इस तरीके से ये पूरा पढ़ करके आप इसको ढंग से समझ लेंगे। ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।